इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स डैम से और पक्के होने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिज्म, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेट और उसके बिहेवियर की डिस्कशंस कर रहे होंगे। अब वो क्या है तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक बार मैग्नेट। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई साहब ये मैग्नेट जो होता है अपने अंदर से क्या निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाला करता है। और जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे भाई साहब कोई व्यक्ति ना यहाँ से यहाँ इसके पास जाएगा, ये कोई व्यक्ति है, सपोज कर लिए हमारे पास कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जा रहे हैं। तो ही विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्या करेगा, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ पर जा रहे हैं भाई साहब, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेट क्या निकाला करता है, मैग्नेट निकाला करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ होती हैं। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, साउथ में जाकर एंड हो जाया करती हैं। पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी हम लोग एक्स नाम के एक व्यक्ति था जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल था, अगर उसको हम लोग किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लेकर जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड कैसा होगा, वह अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इस प्रकार की मेजर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, समझ में आ गया ना। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भाई साहब अगर डेफिनेशन पूछते तो ऊपर वाले लिख सकते हो, नहीं तो भैया नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना। आपको सिंपल सा काम करना है कि इट इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जहां जहां है पेपर में ऐसे क्वेश्चन, फॉर्मूले तो अच्छे से रिमेंबर कर लो और सिंपली ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। इट इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे किसी ने पूछा कि भाई साहब मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है, तो सिंपल सा फिर से बोलना है, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द व्हाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बिकॉज मैंने पहले ऊपर बता रखा था, इसका मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। किसी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। सिंपली ये कह देना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली कहोगे इट इज अ रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम। तो सिंपल सा इस तरीके से आपको लिख कर आना है। सिंपली जब भी ऐसे डेफिनेशन वगैरह आएंगे तो आप क्या करना, इट इज अ रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम। इस तरीके से आपको हर डेफिनेशन में लिख कर आना। सिर्फ फॉर्मूले तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी सब में डेफिनेशन इस तरीके से लिख लेना। इस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझते डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जैसा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है डी, दैट मीन्स ये मैग्नेट से दूर भागते हैं। डी फॉर डायमैग्नेटिक और डी फॉर दूर भागते हैं, और दूर जाने ही को ही तो बोलते हैं रिपेल बाय द मैग्नेट। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट से रिपेल करे जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते सब्सटेंस हुआ करते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं बट बहुत कम होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट यहाँ पर कौन होगा, मैग्नेट एक तरीके से मान लो कोई जी होगी। कौन होगा, जी होगी। तो जो व्यक्ति किसी जी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है वो फेरोमैग्नेटिक है। जो व्यक्ति किसी जी की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है तो पैरामैग्नेटिक है। और ऐसा व्यक्ति जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। बात समझ में आ गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है -1 से बड़ी होती है और 0 के छोटी होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। और दूसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भाई साहब जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है 1 से कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हो सकती है। दैट मीन्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। बात करें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, तो भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1 से बड़ी होती है। और ये वाली याद रखो, चाहे ना याद करो, 1 से बड़ी याद कर लेना। ससेप्टिबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक की तरफ जाना पसंद ही नहीं करते, दैट मीन्स दूर भागते। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको दूर जा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दूसरी जो डायग्राम है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के पास जाते हैं। देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से बेंडिंग दिखाई है, दैट मीन्स ये पास जा रहे हैं। दैट मीन्स ये मैग्नेट के अंदर भी चले जाते हैं। इक्के दुक्के तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से
और यहाँ पर भाई साहब ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड भाई चीरते फाड़ते हुए जाते हैं, मतलब ये मैग्नेट की तरफ तो अट्रैक्ट होते ही हैं। इस पॉइंट को भाई, ये वाली पॉइंट तो भूलना ही मत बिल्कुल, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ना है, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अगर आप टेम्परेचर की वैल्यूज को बढ़ा देंगे तो भाई साहब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ पे टीसी क्या है, टीसी बेसिकली क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ से डेफिनेशन पूछता है क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये क्यूरी पॉइंट क्या होती है। जिस प्रकार से कृष्ण जी ने शिशुपाल को 99 गलती तक माफ किया था, 99 के बाद भाई साहब ने उनका वध किया था, उसी प्रकार से हमारे पास ये वाली भी डेफिनेशन है। तो सिंपली एक ऐसी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वह पैरामैग्नेटिक बन जाता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के बाद हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है अगर पैरामैग्नेटिक बन जाए तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कह देंगे क्यूरी टेम्परेचर। आई होप सो कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है पैदा कैसे होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पैदा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से। अगर ऑप्शन में आपको एक्सीलरेटेड नहीं मिलेगा तो वहां पर आपको मिलेगा ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। मतलब जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए उसका जो मोशन होना चाहिए, दैट मीन उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होगा ऐसा तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होने वाली। तो पहला चीज आपको याद क्या करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर फिर आपको ऑप्शन में ये भी नहीं दिखता है, एक्सीलरेटेड भी नहीं दिखता है, ऑसिलेटिंग भी नहीं दिखता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से क्या होता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। बट ऑप्शन में आपको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखना है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज बता दो। प्रॉपर्टीज के नाम पे भाई साहब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या लेकर चलती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड मोमेंटम, इसको रट डालो भाई, एनर्जी एंड मोमेंटम अपने साथ लेकर चलती है। कौन लेकर चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स नेचर क्यों बोल रहे हैं सर, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग क्या बोला करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर का है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा, चार्जलेस होता है। और दूसरा कि ये भाई साहब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो यहाँ पर बेसिकली करते क्या है, वो लोग पूछ लेंगे ना, आपको बीच में रैंडम 3-4 आपको दे देंगे, वेव्स दे देंगे, और उसके बाद से पूछ लेंगे इनको अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो सिंपली करना क्या, आपको ये ऑर्डर पहले से याद होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर है सर, रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, जेरोक्स, गन। तो यहाँ पर ना ये रेडियो का मतलब हो गया रेडियो वेव्स, मिर्ची का मतलब हो गया माइक्रोवेव्स, आई का मतलब हो गया इंफ्रारेड, और लव का मतलब हो गया लाइट, और यू का मतलब होगा यूवी रेज, एक्स का मतलब एक्सरे, और जी का मतलब गामा रेज। अब करना कि इनकी वेवलेंथ को अच्छे से रट्टा मार लो भाई साहब। तो वेवलेंथ जो है इसकी 0.1 मीटर से ज्यादा होती है, और इसकी 0.1 और 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, और 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और उसके बाद भाई साहब वेवलेंथ जो है घटते चली जा रही है। जैसा कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो इसकी वेवलेंथ है कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज करते जा रही है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है भाई साहब, सबसे ज्यादा होती हैं। और यहाँ पर जो गामा रेज होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। आपको पता होना चाहिए अगर वेवलेंथ कम होती है, अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ई इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली, कम होगी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर के एक बहुत अच्छी पॉइंट लिख रखी है, जो गामा रेज होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होती है,
फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होने की वजह से होता क्या है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग करते हैं क्या, गामा रेज का यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट करने में। मतलब कि अगर ये गामा रेज आपके शरीर के अंदर जाएगी ना, चीरते फाड़ते चली जाएगी भाई साहब, बिकॉज इसकी एनर्जी इतनी तगड़ी है ना, तो भाई साहब ये आर पार हो जाती है। इसके बोलते हैं गामा रेज का यूज़ हम लोग कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट में करते हैं, बिकॉज गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पेनिट्रेट करने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। पेनिट्रेट का मतलब आर पार हो जाना। ये बात समझ में आ गई आपको, तो याद रखना गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और ना जितने मैंने यहाँ पर आपको रेज लिख रखे हैं, इन सारी रेज को आपको 2-3 बार पढ़ना है कि भाई साहब ये चीज पैदा कैसे होती हैं, इनका यूजेस क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो गामा रेज होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो रेडियो एक्टिव डीके से होता है। इसका यूज कहाँ, मैंने अभी आपको एक बताया कि भाई साहब गामा रेज का यूज है कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, एयरक्राफ्ट इंजन के अगर कहीं क्रैक्स वगैरह होगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर बात करें एक्सरे के बारे में, तो एक्सरे में भाई साहब यूजेस तो नहीं पूछेंगे, आपसे प्रोडक्शन पूछ लेंगे, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है। तो यू मस्ट नो, अगर हमारे पास कोई हैवी मेटल होगा, उस हैवी मेटल के ऊपर, अगर हमारे पास कोई हैवी मेटल है, अगर उस हैवी मेटल के ऊपर हम लोग क्या कर दे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दे, मतलब एक बहुत तेजी से रफ्तार में इलेक्ट्रॉन की अगर हम बम्बार्डमेंट कर दें तो जो उससे वेव प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे एक्सरे। मतलब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट का मतलब बौछार, एकदम एकदम गोलियां जैसे दगदगाते हैं ना, एकदम वैसे दगाएंगे यहाँ पर। तो अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, हैवी मेटल के ऊपर बौछार कर दे, तो जो वेव प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एक्सरे। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया कि जो वेल्डर होते हैं वो क्यों भाई साहब ग्लासेस पहना करते आईज में, तो क्यों पहनते हैं, ताकि यूवी रे से बच सके। दूसरा चीज आपसे पूछेंगे, जो मेरे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है, मतलब जो सर्जरी वगैरह करा करते हैं, वहाँ पर ब्लड वगैरह भाई साहब उस इंस्ट्रूमेंट पे लग गया, तो भाई साहब उसके कपड़े से तो एक बार सफाई मान लो कर दी, उसके बाद भी थोड़ी बैक्टीरिया वगैरह रह गया, तो उसको कैसे हटाया जाता है, तो भाई साहब उसके लिए यूज करते हैं यूवी रे। तो करता क्या है, उसको स्टेरलाइज करने के लिए, मतलब उसका सफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, यूवी रेस का। नेक्स्ट हमारे सामने आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का यूज बहुत अच्छे से रट्टा मारना, बिकॉज बहुत पूछा गया है। रडार सिस्टम में कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। रडार को मैंने हाईलाइट कर रखा है, अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब। नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है इंफ्रारेड रेज आती है। इसमें से आपके यूजेस डैम से और यहाँ से पूछेंगे, या तो भाई साहब को माइक्रोवेव से यहाँ से पूछने वाले हैं। इनका सोर्स वगैरह याद करना, मैग्नेट्रॉन वाल्व वगैरह। और उसके बाद तो भाई साहब को पता ही चल गया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यूज होता है, यूवी रेज। और रडार में कौन सा, माइक्रोवेव। रट्टा मार लेना अच्छे से भाई साहब। और कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज। आई होप से कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इस पेज से कुछ आने वाला है तो इनके यूजेस आएंगे, इसको अरेंज करने के लिए आएगा, और कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। बाकी तो भाई साहब अगर एक कुछ पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट करके डेफिनेशन पूछ लेगा, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट अगर आपसे इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करनी, तो ये डेफिनेशन उसको अच्छा से रट्टा मारो। ये वाला रिलेशन याद करना, बिकॉज ये आपके एमसीक्यू गिव रीजन वगैरह हम पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो E0 = B0 और C न्यूमेरिकल वगैरह में यूज हो जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना।